गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने देखा था आर्थिक परिदृश्य, जिसके अंतर्गत हमने केंद्रीय बजट देखा था। अब हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज की क्लास में पहला टॉपिक क्या है। पहला टॉपिक है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। क्यों है ये योजना चर्चा में? क्योंकि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। क्या हो गए हैं? 10 वर्ष इस योजना को पूरे हो गए हैं। ठीक है। कब हुई थी इस योजना की शुरुआत? शुरुआत हुई थी 8 अप्रैल 2015 में। इस योजना की शुरुआत हुई थी फंडिंग द अनफंडेड मिशन के साथ। पीएम मुद्रा योजना की शुरुआत हुई थी। जैसे कि आप नाम से ही देख रहे हैं, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इसे हम इस तरह से लिखेंगे, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, है ना। तो ये जो मुद्रा है, ये भी क्या है? फुल फॉर्म है। क्या है इसका फुल फॉर्म? माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इस फुल फॉर्म में ही आपको पता चल जाएगा कि इस योजना का उद्देश्य क्या होगा। माइक्रो यूनिट्स, छोटे छोटे जो यूनिट्स होते हैं विकास के, उन्हें क्या करेंगे? रीफाइनेंस करेंगे। ठीक है, रीफाइनेंस क्या होता है? प्रश्न क्या है कि रीफाइनेंस क्या है, किसे कहेंगे रीफाइनेंस? रीफाइनेंस एक वित्तीय सुविधा है। ठीक है, कह सकते हैं एक सुविधा है जिसमें कोई बड़ी संस्था जैसे आरबीआई, मुद्रा बैंक या कोई एनबीएफसी, ऐसी कोई भी बड़ी संस्था जो छोटे बैंक या छोटे संस्थानों को पैसा देती है ताकि वे क्या करें? आम लोगों को सस्ता ऋण उपलब्ध करा सके। सरल शब्दों में कहें तो बड़े बैंक से या बड़ी संस्था से छोटे बैंक या छोटी संस्था को लोन दिया जाता है, और वो लोन, वो ऋण, वो पैसा कहाँ पहुंचाया जाता है? आम लोगों को उधार दिया जाता है। ठीक है, वो पैसा क्यों दिया गया? ताकि आम लोगों को सस्ते दर पर ऋण उपलब्ध कराया जा सके। ठीक है, तो इसे ही कहते हैं रीफाइनेंस। लिख लें, चलिए लिख लेते हैं। रीफाइनेंस क्या है? एक सुविधा है जिसमें कोई बड़ी संस्था जैसे आरबीआई, केंद्रीय बैंक, मुद्रा बैंक, है ना, छोटे बैंकों, किसे? छोटे बैंकों या संस्थानों को पैसा देती हैं ताकि वे क्या कर सकें? आम लोगों को सस्ते दर पर ऋण उपलब्ध करा सकें। आम लोगों को सस्ता ऋण उपलब्ध करा सकें, है ना। तो इस तरह से आपने जान लिया रीफाइनेंस क्या होता है। और माइक्रो यूनिट्स, छोटे छोटे जो उद्यम होते हैं उनके लिए है। तो इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा इस योजना का? इस योजना का उद्देश्य होगा, नाम से ही जैसे आपने जान लिया है, उद्देश्य होगा छोटे गैर कारपोरेट असंगठित, छोटे गैर
कारपोरेट, असंगठित उद्यमियों को, संगठित नहीं, असंगठित उद्यमियों को बिना प्रतिभूति, क्या? बिना प्रतिभूति, क्या होता है ये बिना प्रतिभूति? कोलेटरल फ्री। अब ये कोलेटरल क्या है? पहले तो प्रतिभूति ही नहीं समझ आ रहा था। आपने देखा होगा जब आप ऋण लेते हैं तो आपको कुछ मॉर्टगेज रखना पड़ता है ना? कुछ जैसे कि जब आप ऋण लेते हैं किसी संस्था से, बैंक से, तो आपको उसके एवज में कुछ दिखाना होता है, जैसे ज़मीन के पेपर, कि आपके नाम पर कुछ एसेट है, ठीक है? तो वो आपको कोलेटरल के तौर पर रखना होता है। लेकिन यहाँ पर जो ऋण दिया जाएगा वो क्या है? कोलेटरल फ्री है। आपको कोई भी प्रतिभूति, कोई भी पेपर, ज़मीन का आपके नाम पर कुछ भी नहीं है, फिर भी मिल जाएगा, ठीक है? कम शब्दों में, फिर भी आपको ऋण मिल जाएगा। तो कोलेटरल फ्री ऋण उपलब्ध कराना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है, ठीक है? इसके अंतर्गत जैसे लिखा है छोटे गैर कारपोरेट असंगठित उद्यमी, इसमें वेंडर्स भी छोटे-छोटे आ जाएँगे, जैसे सब्जी वाले आप देखते हैं, ठेला वाले जिनकी दुकान बहुत बड़ी नहीं है ना? जो बहुत बड़े बिज़नेसमैन नहीं हैं, छोटे-छोटे हैं। अब तक इस योजना के माध्यम से अब तक 52 करोड़ से अधिक ऋण दिया जा चुका है। कितना? 52 करोड़ से 52 करोड़ से अधिक ऋण इस योजना के माध्यम से दिया जा चुका है। और बात करें इस योजना के माध्यम से जो ऋण दिया जाता है, उस ऋण की भी श्रेणियाँ हैं। क्या हैं? श्रेणियाँ हैं। लोन की श्रेणियाँ, 4 श्रेणियों में ऋण दिया जाता है इस योजना में। कौन-सी हैं वो 4 श्रेणियाँ? सबसे पहले तो शिशु। इसके अंतर्गत 50,000 तक ऋण दिया जाता है। कितना? 50,000 तक। आप कह सकते हैं यदि आप कोई उद्यम लगाना चाहते हैं, शुरुआत करना चाहते हैं, तो शुरुआत करने के लिए ये ऋण आप कह सकते हैं कि शिशु ऋण आप ले लीजिए इस योजना के माध्यम से, तो आप शुरुआत कर सकते हैं, है ना? फिर किशोर ऋण, इसके अंतर्गत कितना ऋण दिया जाता है? 50,000 से 5 लाख तक ऋण दिया जाता है। 50,000 से 5 लाख तक, है ना? इसके बाद तरुण ऋण की श्रेणी क्या है? तरुण। तरुण के अंतर्गत 5 लाख से 10 लाख तक ऋण दिया जाता है। यदि आप कोई उद्यम शुरू करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि क्रमिक रूप से आपको सहायता मिलती रहेगी। आप ऋण बस समय-समय पर क्या करें? चुकाते रहें। इसके बाद एक अन्य श्रेणी जोड़ी गई है, जिसे कहते हैं तरुण प्लस। क्या है ये श्रेणी? ये भी ऋण, इस श्रेणी में भी ऋण ही देते हैं। कितना देते हैं? 10 लाख से 20 लाख तक, ठीक है? लेकिन ये ऋण उन्हें ही दिया जाता है, जिन्होंने सफलतापूर्वक ऋण चुका लिया है, ठीक है? पहले के जितने ऋण थे, वो सफलतापूर्वक चुका लिया है और उन लोगों को तरुण प्लस के अंतर्गत ऋण दिया जाता है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत जो ऋण दिया गया है, उसमें तमिलनाडु राज्य ने सर्वाधिक ऋण प्रदान किया है। सर्वाधिक ऋण प्रदान किया है। इसके बाद कितना ऋण दिया है?
3.24 लाख करोड़, इतना ऋण तमिलनाडु ने दिया है। इसके बाद किसका स्थान है? तमिलनाडु के बाद उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश ने भी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत छोटे व्यापारियों को, असंगठित उद्यमियों को बड़े स्तर पर ऋण उपलब्ध कराया है, कोलेटरल फ्री। इसके बाद आता है स्थान कर्नाटक का। तमिलनाडु ने दिया है 3.24 लाख करोड़, उत्तर प्रदेश ने 3.14 लाख करोड़ और कर्नाटक ने 3.02 लाख करोड़। याद रहेगा? याद रखेंगे। अगर हम यूटी की बात करें, केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा ऋण इस योजना के माध्यम से किसने दिया है? तो वो है जम्मू कश्मीर। इसमें जम्मू कश्मीर सबसे आगे है, सबसे आगे। इस योजना के अंतर्गत जो महिला उद्यमी हैं, महिला उद्यमियों हेतु स्वीकृत ऋण कितने प्रतिशत है? 68%। और SC, ST, OBC को जो ऋण दिया गया है उसका प्रतिशत कितना है? 50% है। अगर श्रम मंत्रालय की बात करें तो किसकी? श्रम मंत्रालय। तो श्रम मंत्रालय ने कहा है, बताया है एक सर्वेक्षण में, राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2015 से 18, राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2015 से 18, है ना? क्या बताया है सर्वेक्षण में? कि 1.12 करोड़ नौकरियां उत्पन्न हुई। किससे? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से जो ऋण प्राप्त हो रहा है उसका निवेश किया जा रहा है। निवेश करेंगे तो क्या होगा? रोजगार भी तो उत्पन्न होगा ना। और IMF इस योजना को महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली पहल बताया है। IMF ने इस योजना को बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली पहल के रूप में बताया है। किसको लाभ मिलेगा? आप पहले ही जान चुके हैं, छोटे दुकानदार हैं, फल है, सब्जी वाला है, इन सबको इस योजना के तहत लाभ मिलेगा। मुद्रा लोन कहाँ से मिलेगा? बैंक से मिलेगा, RRB से मिलेगा, जो सहकारी संस्थाएं हैं वहां से आप ले सकते हैं, NBFCs है, माइक्रो फाइनेंस संस्था है, इनके जरिए मुद्रा लोन दिया जा रहा है। तो ये आपने जाना कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के जो 10 वर्ष पूरे हो गए हैं और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में। बेसिक क्या है? मुद्रा योजना छोटे छोटे व्यवसाय करने वाले लोगों को ऋण उपलब्ध कराता है। ठीक है, अगला टॉपिक देखिए। सकल घरेलू उत्पाद के अनंतिम अनुमान। सकल घरेलू उत्पाद के अनंतिम अनुमान 2024-25, है ना? अनंतिम अनुमान क्या है? प्रोविजनल एस्टिमेट। प्रोविजनल एस्टिमेट्स, ठीक है। ये जो अनुमान है किसके? GDP का प्रोविजनल एस्टिमेट है 2024-25 में जो जारी किया गया है ना? तो ये जो प्रोविजनल एस्टिमेट्स हैं, ये सिर्फ अनंतिम अनुमान केवल यही जारी किया जाता है या और भी हैं? तो और भी है। ये जो अनुमान है ये और कई चरण में जारी किए जाते हैं। तो GDP के अनुमान के चरण हम एक बार नाम से परिचित हो जाते हैं ताकि हमें जानने में आसानी हो।
जीडीपी, सबसे पहले तो जीडीपी जान लें। एक वर्ष के भीतर और देश के अंदर उत्पादित वस्तु और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य क्या है? जीडीपी है। ठीक है। अब जीडीपी अनुमान के चरण क्या है? अनुमान लगा रहे ना, एस्टिमेट्स, तो अनुमान के चरण क्या है? एक बार हम नाम से परिचित हो जाते हैं। जैसे सबसे पहले आता है पहला अग्रिम अनुमान, जीडीपी का पहला अग्रिम अनुमान, फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स, पहला अग्रिम अनुमान। ये जनवरी के शुरुआत में जारी किया जाता है, जिसका आधार आंशिक डेटा होता है, जैसे क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 का डेटा इसमें लिया जाता है। शुरुआती आंकड़े होते हैं, नीति निर्माण और बजट बनाने में क्या होता है? मददगार होता है, जो फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट आते हैं। सेकंड, द्वितीय अग्रिम अनुमान, सेकंड एडवांस एस्टिमेट, ये कब जारी किया जाता है? फरवरी के अंत में जारी किया जाता है। जीडीपी का ही अनुमान है और ये फरवरी के अंत में जारी किया जाता है। पहले वाले जो फर्स्ट एस्टिमेट थे उससे बेहतर आंकड़े होते हैं, इसमें बेहतर डेटा होता है, अधिक क्षेत्रों के आंकड़े होते हैं। ठीक है। और पहले से बेहतर जो अनुमान है वो इसमें लगाया जा सकता है, लेकिन ये अंतिम तो नहीं है। और इसमें जो क्वार्टर होते हैं वो बढ़ जाते हैं, क्वार्टर के आंकड़े बढ़ जाते हैं। थर्ड है प्रोविजनल, जो आप पढ़ने वाले हैं, प्रोविजनल एस्टिमेट्स क्या है? अनंतिम अनुमान। अनंतिम है पर अंतिम नहीं है। ठीक है। ये क्या है? ये मई के अंत में जारी किए जाते हैं। जब भी ये जारी किए जाएंगे तो क्या होगा? मई के अंत में, है ना। और ये जो प्रोविजनल एस्टिमेट्स होते हैं, ये पूरे वित्तीय वर्ष के लगभग सभी सेक्टरों का डेटा लेकर बनाया जाता है। फर्स्ट जो पहला अग्रिम अनुमान है उसमें क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 के आंकड़े होते हैं, जीडीपी के, देश की जीडीपी के। ठीक है। और जो सेकंड होता है सेकंड एडवांस एस्टिमेट, उसमें क्वार्टर 1, 2 और 3 के आंकड़े होते हैं। और लगभग प्रोविजनल एस्टिमेट्स में वित्तीय वर्ष क्या है? 1 अप्रैल से शुरू होता है, 31 मार्च को समाप्त होता है। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च के को क्या कहते हैं? वित्तीय वर्ष कहते हैं। तो पूरे वित्तीय वर्ष के लगभग सभी सेक्टरों का डेटा लेकर इसे बनाया जाता है। किसे? प्रोविजनल एस्टिमेट को। फिर भी कुछ डेटा अनुमानित रहता है, क्योंकि सभी कंपनी या सभी सेक्टर का पूरी तरह से ऑडिट या आंकड़े उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। इसे अस्थायी आधिकारिक परिणाम भी कहा जा सकता है। तो इसी के आंकड़े आए हुए हैं। इसके बाद क्या आता है? रिवाइज्ड एस्टिमेट, संशोधित अनुमान। इसके बाद जीडीपी का संशोधित अनुमान जारी किया जाता है। इसे फर्स्ट रिवाइज्ड एस्टिमेट भी कहते हैं, प्रथम संशोधित अनुमान भी कहते हैं, जो कि अगले साल के जनवरी या फरवरी में जारी किया जाता है। इस समय तक फर्स्ट रिवाइज्ड एस्टिमेट, ठीक है, ये अगले साल के जनवरी और फरवरी में जारी किया जाता है। और इस समय तक जब रिवाइज्ड एस्टिमेट जारी किया जाता है, तब तक लगभग डेटा क्या हो चुका होता है? सत्यापित हो चुका होता है ना, प्रमाणित हो चुका होता है, काफी हद तक अंतिम होता है। लेकिन फिर भी यदि कुछ संशोधन की गुंजाइश रह गई हो तो क्या होता है? एक इसके बाद और अनुमान जारी किया जाता है, जिसे कहते हैं फाइनल एस्टिमेट, अंतिम अनुमान।
अंतिम अनुमान, जीडीपी का अंतिम अनुमान, फाइनल एस्टिमेट्स, या फिर इसे सेकेंड रिवाइज्ड एस्टिमेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेकेंड रिवाइज्ड एस्टिमेट्स भी कहते हैं, द्वितीय संशोधित अनुमान भी कहते हैं। ये जो अंतिम अनुमान होता है वो जो वित्तीय वर्ष होता है उसके 2-3 साल बाद आता है, लेकिन बिल्कुल सटीक होता है, सभी स्रोतों से प्रमाणित होता है, सत्यापित होता है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं होता है, अंतिम होता है, पूर्ण रूप से अंतिम और पारदर्शी आंकड़े इस अनुमान में, अंतिम अनुमान में, फाइनल एस्टिमेट्स में होते हैं। अभी आप जो हेडिंग पढ़ रहे हैं वो क्या है? जीडीपी का प्रोविजनल एस्टिमेट्स है, उसमें पूरे वित्तीय वर्ष के लगभग सभी सेक्टर्स के डेटा उपलब्ध हैं। ठीक है, तो अभी हम आगे इसके बारे में जानते हैं। आपने पहले जान लिया है क्या कि कब जारी किया जाता है ये? मई में, अंतिम अनुमान। दो 2024-25 कब जान लिया है आपने? कब जारी किए जाते हैं? मई में, 30 मई 2025 को जारी किया गया। किसने जारी किया गया? किसने जारी किया? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ, सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय, सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा यह अनुमान जारी किया गया है। जीडीपी का अंतिम अनुमान जारी किया गया है। ठीक है, इसके अनुसार क्या है? ये जो अनुमान जारी किए गए हैं, सबसे पहले तो स्थिर कीमतों और वर्तमान कीमतों पर जारी किया गया है। स्थिर कीमत की जब बात करते हैं, जब कभी भी कहा जाता है कि स्थिर कीमतों पर जारी किया गया है कोई भी आंकड़ा, ठीक है, इसका मतलब ये है कि वो किसी न किसी आधार वर्ष पर आधारित होगा। मीन्स कोई आधार वर्ष माना गया होगा, कोई मानक के तौर पर कोई वर्ष माना गया होगा, उससे तुलना करके उसे बनाया गया है। तो स्थिर कीमतें किस वर्ष के आधार पर? इसका आधार वर्ष है 2011-12, ठीक है, और वर्तमान कीमतों पर एवं वर्तमान कीमतों पर। चलिए देखते हैं अनुमान क्या बताते हैं। अनुमान बताते हैं 2024 और 25 के कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है, उस भारत की अर्थव्यवस्था कितनी बढ़ी है ना? अनुमान कुछ ऐसा ही बताएंगे। देखते हैं भाई ग्रोथ कितनी हुई है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में जीडीपी वृद्धि दर कितनी अनुमानित है? 6.5%, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष 23-24 में 9.2% अनुमानित है। वित्तीय
वर्ष 2023-24 कितनी है? जीडीपी वृद्धि दर ग्रोथ रेट 9.2%। जो 2023 और 24 है उसका क्या लिखा हुआ है आगे? FRE। क्या आपको याद आ रहा है? फर्स्ट रिवाइज्ड एस्टिमेट। ये 2023 और 24 के फर्स्ट रिवाइज्ड एस्टिमेट है, जिसके अनुसार जीडीपी ग्रोथ कितनी है? 9.2% है। वहीं बात करें 24-25 में जो नॉमिनल जीडीपी है, नॉमिनल जीडीपी क्या होती है? जीडीपी में इन्फ्लेशन जोड़ दीजिए और वही हो जाती है नॉमिनल जीडीपी। तो जो नॉमिनल जीडीपी है उसकी ग्रोथ क्या है? 9.8%। कब? 2024-25 प्रोविजनल एस्टिमेट के अकॉर्डिंग। और वहीं यदि बात करें किसकी? 2023-24 की, जो आप साथ लेकर देख रहे हैं, है ना, उसके फर्स्ट रिवाइज्ड एस्टिमेट की, तो उसमें कितनी थी? उसमें है 12% ग्रोथ दर्ज की गई है। ग्रोथ दर्ज की गई, ठीक है। आंकड़े आपको याद नहीं रखने हैं, बस थोड़ा बहुत नॉमिनल जीडीपी क्या है, जीडीपी क्या है, इसके आंकड़े कौन जारी करता है, एनएसओ जारी करता है, ये सब कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें आपको याद रखना है। स्थिर कीमतों पर अगर देखेंगे तो 23-24 में 8.6% की वृद्धि हुई थी, जबकि 24-25 में 6.4% की वृद्धि दर्ज की गई है। और नॉमिनल जीवीए की वृद्धि दर 24-25 में 9.5 थी और 23-24 में 11.2% दर्ज की गई थी। जीवीए क्या होता है? ग्रॉस वैल्यू एडेड। मैं आपको जीवीए बता देती हूँ। ग्रॉस वैल्यू एडेड, कुल मूल्य संवर्धन, ठीक है। तो किसी देश, क्षेत्र या उद्योग, कंपनी द्वारा जो सभी वस्तुएं उत्पादित की जाती हैं, उत्पादन की जो गतिविधियां हैं, उनमें जो मूल्य जोड़ा गया है उसे दर्शाता है। जैसे जब कोई उद्योग कच्चा माल लेता है और उसे तैयार करता है, उत्पाद बनाता है, तो इस प्रक्रिया में जो अतिरिक्त मूल्य जुड़ता है वही क्या है? जीवीए है। वही जीवीए है। एक उदाहरण से समझते हैं जीवीए क्या है। सोचिए, एक किसान गेहूं उगाता है, ठीक है। गेहूं का मूल्य कितना है? 100 रुपए। इस गेहूं से ब्रेड बनाया गया। क्या बनाया गया? ब्रेड बनाया गया। तो ब्रेड का मूल्य कितना होगा? ब्रेड का मूल्य है 250 रुपए। कितना? 250 रुपए मान लेते हैं। तो अब क्या है? जीवीए, ग्रास वैल्यू एडेड, जिसमें मूल्य संवर्धित होता है, बढ़ता है। जो 250 रुपए, ये अंतिम है ना, 250 रुपए की ब्रेड बनाई, लेकिन गेहूं कितने में लिया था किसान से? 100 रुपए में, ठीक है। घटा दीजिए, कितना बचा? 150। तो ब्रेड बनाने में जो उत्पादन प्रक्रिया में ये मूल्य जोड़ा गया। गेहूं का मूल्य तो 100 ही रुपया था, लेकिन गेहूं से ब्रेड बनने में मूल्य क्या हुआ? बढ़ा। प्रक्रिया के दौरान गेहूं से ब्रेड बनने में जो प्रक्रिया घटी बीच में, उस दौरान मूल्य बढ़ गया कितना? 150 रुपए, ठीक है। यही मूल्य क्या है? जीवीए है।
यही मूल्य जीवीए है। तो मूल्य क्या हो गया? संवर्धित हो गया, बढ़ गया। जीवीए से पता चलता है कि वास्तव में कितना मूल्य जोड़ा गया उत्पादन में, किसी उत्पाद या सेवा में कितना मूल्य जोड़ा गया है। आप कह सकते हैं असली उत्पादन का जो मूल्य है, योगदान है, वो पता चल जाता है। ठीक है, अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। क्या है अगला टॉपिक? आयुष्मान वय वंदना कार्ड कब शुरू किया गया? इसे 29 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा धन्वंतरी जयंती और 9वें आयुर्वेद दिवस के अवसर पर। इस दिन क्या था? धन्वंतरी धन्वंतरी जयंती और 9वें आयुर्वेद दिवस के अवसर पर शुभारंभ किया गया। ठीक है, इन परियोजनाओं का उद्देश्य क्या है? ये जो परियोजना है, उद्देश्य देश में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करना, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करना और आयुर्वेद और आधुनिक चिकित्सा के बीच क्या करना? समन्वय स्थापित करना। प्रधानमंत्री जी द्वारा आयुष्मान वय वंदना कार्ड, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसे 23 सितंबर 2018 को प्रारंभ किया गया था, के तहत इसे प्रस्तुत किया गया है। ये जो कार्ड है आयुष्मान वय वंदना कार्ड, ये कार्ड 70 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए है। ये कार्ड 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को, सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए उन्हें क्या करता है? मुफ्त उपचार उपलब्ध कराता है। 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के जितने भी सभी वरिष्ठ नागरिक हैं उनके लिए मुफ्त उपचार उपलब्ध कराता है। कितना कवरेज है इस कार्ड के माध्यम से? 5 लाख रुपए का वार्षिक कवरेज प्रदान किया गया है। 5 लाख रुपए का वार्षिक कवरेज प्रदान किया गया है। ठीक है, अगला टॉपिक देखें। अगला टॉपिक है पहली बार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार, विदेशी मुद्रा भंडार क्या हुआ है? इसे 700 बिलियन यूएस डॉलर से अधिक, 700 बिलियन यूएस डॉलर से अधिक हो गया है, से अधिक। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार, किसने जारी किया ये आंकड़े?
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार कब जारी किया गया है? 27 सितंबर 2024। 27 सितंबर 2024 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना है? 704.89 बिलियन यूएस डॉलर। तो यही बात कही गई है, 700 बिलियन यूएस डॉलर से अधिक हो गया है। ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 700 बिलियन यूएस डॉलर से अधिक रहा। ठीक है, और 700 बिलियन डॉलर से अधिक होने के कारण भारत विश्व का चौथा देश बन गया है जिसका भंडार 700 बिलियन डॉलर से अधिक पार हो गया है। लिख लें इसे, चलिए लिख लेते हैं इसे। इससे पहले 3 देश थे, कौन कौन से? चीन, जापान और स्विट्जरलैंड। ये 3 देश ही इनका जो विदेशी मुद्रा भंडार है 700 बिलियन यूएस डॉलर से अधिक रहा। 700 बिलियन यूएस डॉलर से अधिक रहा। इनके बाद किसका स्थान है? भारत का। भारत विश्व का चौथा देश, कौन सा? चौथा देश बना। किस क्षेत्र में? विदेशी मुद्रा भंडार 700 बिलियन डॉलर से अधिक रहा इस क्षेत्र में, है ना। विदेशी मुद्रा भंडार, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, इसी से जुड़ा हुआ है एक इंपोर्ट कवर, सुना होगा आपने, आयात कवर। सबसे पहले तो जान लीजिए विदेशी मुद्रा भंडार क्या है। ये अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है, विदेशी मुद्रा भंडार। विदेशी मुद्रा भंडार, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ये क्या है? एक संपत्ति है। विदेशी मुद्रा भंडार एक संपत्ति है, एक भंडार है जिसे किसी देश का केंद्रीय बैंक सुरक्षित रखता है। भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई है, तो आरबीआई के पास विदेशी मुद्रा भंडार क्या है? सुरक्षित है। बात करें विदेशी मुद्रा भंडार में क्या क्या शामिल है। विदेशी मुद्रा भंडार में शामिल है, क्या क्या शामिल है? विदेशी मुद्राएं, क्या क्या शामिल है? विदेशी मुद्राएं जैसे डॉलर, यूरो, येन, पाउंड, ये सभी क्या है? विदेशी मुद्राएं हैं, ये शामिल है। सोना, विदेशी मुद्रा के रूप में क्या क्या रख सकते हैं? सोना रख सकते हैं। और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में, आईएमएफ में विशेष आहरण अधिकार, एसडीआर, आईएमएफ में से एसडीआर, ठीक है। इसके अतिरिक्त विदेशी मुद्रा के रूप में क्या रखेंगे? आईएमएफ में रखी गई रिजर्व पूंजी, आईएमएफ में रखी गई आरक्षित पूंजी, ठीक है। तो ये विदेशी मुद्रा भंडार में शामिल होते हैं। अगर विदेशी मुद्रा भंडार, जैसे आप न्यूज़ देख रहे हैं अभी कि कितना बढ़ गया, 700 बिलियन डॉलर पार कर गया है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 700 बिलियन डॉलर पार कर गया है। आरबीआई ने ऐसे आंकड़े दिए हैं। कब दिए हैं? 4 अक्टूबर को दिए हैं, ठीक है। कब तक का है? सितंबर तक के आंकड़े दिए हैं। तो ये जो विदेशी मुद्रा भंडार है
इससे क्या मिलता है? क्यों बात कर रहे हैं हम इससे? एक शब्द आपको बताया मैंने, आयात कवर। क्या होता है? आयात कवर। इम्पोर्ट कवर क्या होता है ये? इसी विदेशी मुद्रा भंडार से पता चलता है कि हम कितने महीने का क्या कर सकते हैं? आयात कर सकते हैं। यदि कोई बाहरी पूंजी आना बंद हो जाए तो कितने महीने का है? लगभग 11 महीने का, जो कि बाह्य क्षेत्र, बाहरी जो क्षेत्र है उसके स्थायित्व के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत होता है। कम समझ में आया? कोई बात नहीं। और थोड़ा इम्पोर्ट कवर को हम समझते हैं। जैसे किसी देश के पास जितना विदेशी मुद्रा भंडार होता है, उससे वह कितनों महीनों तक, क्या कितने महीनों तक अपना आयात कर सकता है। अगर कोई नई विदेशी मुद्रा अंदर आनी बंद हो जाए आपके देश में, तो आप कितने महीनों तक उससे आयात कर सकते हैं, वही क्या है? इम्पोर्ट कवर है। इसे महीनों में मापा जाता है। ठीक है? गणना कैसे करेंगे इसकी? ये विदेशी मुद्रा भंडार से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है। आयात कवर, इम्पोर्ट कवर की गणना कैसे करेंगे? विदेशी मुद्रा भंडार और मासिक आयात व्यय। हमारा महीने का, किसी देश का महीने का जो खर्च होता है आयात करने का, वो, और विदेशी मुद्रा भंडार मतलब विदेशी मुद्रा भंडार बटे मासिक आयात खर्च, उससे हम पता चल जाता है कि कितने महीने तक आयात कोई देश कर सकता है। और 6 महीने से कम किसी देश के पास यदि इम्पोर्ट कवर है तो वो खतरे में है, ठीक है? उसे खतरनाक माना जाता है। लेकिन 8 से 12 महीने का किसी देश के पास यदि इम्पोर्ट कवर है तो वो सुरक्षित माना जाता है। तो भारत लगभग 11 महीने से अधिक का इम्पोर्ट कवर भारत के पास है, तो क्या है? भारत सुरक्षित है। ठीक है? इम्पोर्ट कवर की बात कर रहे हैं तो यहीं पर जान लेते हैं। क्या आपको याद होगा 1991 का संकट? क्या हुआ था उस दौरान? भारत का जो इम्पोर्ट कवर था, वो सिर्फ 2 से 3 सप्ताह का ही रह गया था, जिसके कारण समस्या उत्पन्न हो गई थी। ठीक है? आगे देखते हैं हम लोग। अगली योजना है सुभद्रा योजना। अगला टॉपिक है सुभद्रा योजना। ये योजना ओडिशा सरकार की प्रमुख योजना है। कौन सी सरकार? ओडिशा। ओडिशा सरकार की प्रमुख योजना है। सबसे पहले हमने ये जाना। ठीक है? कहाँ से इसकी शुरुआत की गई है योजना की? भुवनेश्वर, उड़ीसा से। भुवनेश्वर, उड़ीसा से। कब? 17 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। 17 सितंबर 2024 को। क्या है इस योजना में? सुभद्रा योजना। सबसे पहले तो इसका नाम जानिए आप। कहाँ की योजना है? ओडिशा सरकार की। ठीक है? ओडिशा में एक फेस्टिवल होता है, कौन सा? जगन्नाथपुरी का। याद आ गया? चलिए, जिसमें कृष्ण और बलराम और उनकी बहन सुभद्रा की झांकी निकाली जाती है। मुझे पूरा याद है, पूरा अच्छे से मालूम है कि आपको सभी को याद आ गया है। ठीक है? तो सुभद्रा योजना कृष्ण बलराम की जो बहन है, उनके नाम से प्रेरित है। वहां से ये नाम लिया गया है। ये योजना महिला केंद्रित सबसे बड़ी योजना है। महिला केंद्रित सबसे बड़ी योजना है। इसके अंतर्गत क्या करेंगे? 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को इसमें शामिल किया जाएगा या शामिल करने की ऐसी उम्मीद है। कितनी? 1 करोड़ से अधिक।
महिलाएं शामिल। कौन सी महिलाएं होंगी? 21 से 60 वर्ष की आयु की लाभार्थी कौन होगा भाई इस योजना का? लाभार्थी 21 से 60 वर्ष आयु की महिलाएं। ठीक है। क्या प्राप्त होगा? ये योजना कितने वर्षों के लिए है? 5 वर्षों के लिए है। कब से कब तक? 2024-25 से 28-29 तक। ठीक। इस योजना के माध्यम से 50,000 रुपए मिलेंगे महिलाओं को। कितने? 50,000 रुपए मिलेंगे। आयु वर्ग जान लिया, 21 से 60 वर्ष महिलाओं को। ठीक है। ये रुपए जो मिलेंगे ये 2 किस्तों में मिलेंगे, 2 समान किस्तों में। कब? प्रतिवर्ष, हर साल मिलेंगे। हर साल कितना? 10,000 की धनराशि दी जाएगी। 10,000 रुपए प्रतिवर्ष दिए जाएंगे। कैसे? डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे खाते में पैसे पहुंचाए जाएंगे। आपने जाना 2 समान किस्तों में ये राशि दी जाएगी। कितनी? पूरे वर्ष में 10,000 रुपए मिलेंगे, एकदम साफ। अब ये 10,000 रुपए 2 किस्तों में दिए जाएंगे, तो कब दिए जाएंगे वो आपको ध्यान रखना है बस। पहला, प्रत्येक वर्ष राखी पूर्णिमा, राखी पूर्णिमा, रक्षाबंधन जो कि आमतौर पर अगस्त में पड़ता है, और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब? 8 मार्च। इन 2 समय में क्या किया जाएगा? किस्त दी जाएगी। पहली किस्त कितनी होगी? 5,000 रुपए की, और मार्च में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जब दिया जाएगा तो 5,000 रुपए दिए जाएंगे। ये हो गए 10,000 रुपए। 5 साल में 50,000 रुपए दिए जाएंगे। तो ये 2 किस्त हैं, एक राखी को, एक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को। मैंने आपको बता दिया ये योजना का जो नाम है वो देवी सुभद्रा के नाम पर रखा गया है, जो भगवान जगन्नाथ की क्या है? छोटी बहन है। अगला टॉपिक देखते हैं, पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी। पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी, ये भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की एक पहल है। इसकी पर्यटन मंत्रालय की पहल है पर्यटन को बेहतर बनाने के लिए। कब शुरुआत की गई इसकी? 27 सितंबर 2024 को। 27 सितंबर 2024 को। क्या किया जाएगा इसमें? पर्यटन मंत्रालय द्वारा देश के 50 पर्यटन स्थलों पर पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य है सभी का स्वागत करना। जो कोई भी वहां पर घूमने के लिए जा रहे हैं, पर्यटन के उद्देश्य से जा रहे हैं, उनका क्या करेंगे? पर्यटन मित्र और ये जो दीदी हैं ये उनका स्वागत करेंगे, ताकि उन्हें पर्यटन के दौरान एक अलग और बेहतरीन अनुभव मिल सके। ठीक है, लिख लेते हैं इसे। 50 पर्यटन स्थलों पर 50
पर्यटन स्थलों पर शुरुआत की जाएगी। क्या है उद्देश्य इस योजना का? सभी का स्वागत करना। जो भी वहाँ पर्यटन के लिए आए हैं, उनका सभी का स्वागत करना। ताकि वो भारत के जो बेहतरीन अच्छे अनुभव हैं, स्वागत के, अतिथि देवो भव, भारत में कहते हैं ना अतिथि देवो भव, ऐसे यादगार अनुभव को अपने साथ ले जा सके। इसी के साथ क्लास समाप्त करती हूँ, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।